हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। मेरे साथ हैं यूपीएससी टॉपर। आइए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, ताकि आपको एक अलग इंसाइट्स मिल पाए और एक आपको रोड मैप मिल पाए ताकि आपकी जर्नी आसान हो। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। फीलिंग क्या है, टॉपर बन गए आप? ठीक है, अच्छी है। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। किस लेवल की क्या क्या आप सोच रहे हो इस समय? फिलहाल तो मैं अगले अटेम्प्ट का सोच रहा हूँ। अच्छा। और मेरे माँ बाप बहुत, मेरे दोस्त माँ बाप बहुत खुश हैं। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। तो सर, आप अपने बारे में एक बार बता दें। मेरा नाम हिमांशु भास्कर है और मैं पटना से हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है एनआईटी सूरत से। और ग्रेजुएशन के बाद से मैं तैयारी स्टार्ट की थी और ये वाला मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला इंटरव्यू था, पहला मीन्स था और वो क्लियर मीडियम हो आपको? गया। इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। ऑप्शनल क्या है आपका? मैथ्स। मैथ है। तो यूपीएससी में आपका रैंक लग चुका है। उसके अलावा यूपीएससी की प्रिपरेशन ने आपको क्या सिखाया? देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन आपकी ज़िंदगी बदल देती है। ठीक है, आपको बहुत ग्राउंडेड बना देती है, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव दे देती है। हम पहले एक चीज़ एक तरीके से सोचते थे, अब हम कई तरीके से सोचते हैं, दूसरों के हिसाब से सोचते हैं। हाँ। ठीक है, पहले हम थोड़े ज़्यादा हवा में रहते थे, अब हम ज़मीन पे आ चुके हैं। तो हर तरीके से ये आपको बदल देती है और आपको एक, मैं कहूँगा कि एक बेहतर, एक जिम्मेदार इंसान बनाती है। ठीक है, कुछ लॉस नहीं है। रिश्तेदार और पड़ोसी और दोस्त का बिहेव कैसा हो गया इस बिल्कुल 4 दिन में? बहुत बदल जाता है। ठीक है, किस लेवल तक? जिस लेवल तक आप सोच रहे हैं उस लेवल तक बदल सच जाता है। में? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सर की सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है, अगर मैं आपकी बात करूं कि आप किस चीज़ से ज़्यादा एडिक्टेड हैं, सोशल मीडिया या मूवी वर्क, क्या चीज़, हम्म, या पढ़ाई से? नहीं, किसी भी, आई थिंक एडिक्टेड तो मैं किसी भी चीज़ नहीं, पर हाँ एक चीज़ है, वो है जगजीत सिंह जी के गाने। अच्छा। तो बस बाकी गजल? हाँ, जो गज़ल हैं। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी चीज़ से मैं एडिक्टेड हूँ। ओके। अगर मैं सीधे कट टू कट आपसे बात करूं कि प्री को आप कैसे देखते हैं, प्री की कितने दिन की तैयारी होती है लगभग, अगर मोटी मोटा अगर कहना चाहें, कितने दिन? नए नए एस्पिरेंट के लिए आज की डेट में 4.5-5 महीने। ओके। पुराने एस्पिरेंट्स जो एक बार दे चुके हैं और क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए भी शायद 3.5-4 महीने तो लगेंगे। जिनका क्लियर हुआ है उनके लिए थोड़ा कम। ओके, 4-5 महीने आपने बोला कि प्री को 4-5 महीने देने पड़ेंगे उन एस्पिरेंट को जो बिगिनर हैं, जो हाँ, पहली बार दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें भी अगर स्लॉट करें उन 4-5 महीने को सब्जेक्ट वाइज, कि जिनका कन्वर्जन ज़्यादा है, जो हाई स्कोरर सब्जेक्ट हैं, उनको कैसे आप बांटेंगे उसके टाइम को? स्टैटिक कंटेंट है ना, उस पर फोकस रहना चाहिए हमेशा। और आप लगा लीजिए 2 महीने, 1.5 महीने, 1.5 से 2, जितना आपको टाइम लगे। लेकिन स्टैटिक रिसोर्सेज है, लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की आपकी एनसीईआरटी या जीसी लॉन्ग और मैपिंग। फिर इकोनॉमी की कोई भी आप एक कंसेप्ट की किताब ले लें। आप कौन सी किए थे? मैंने किया था विवेक सिंह सर की किताब से। ओके, तो काम की वो अच्छी हाँ, थी। कंसेप्ट उसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। इसके अलावा उनकी एक पीडीएफ भी आती है, इको 550 करके, अभी तो इको 450 आती है। अच्छा। जो उनके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लें। एंड उसमें एमसीक्यूज हैं 450। अच्छा। तो आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो आपका यही पैटर्न रहा है प्री को लेके? हाँ, मैंने क्या आपको कुछ अलग रहा है? हाँ, मैंने पहले साल में भी यही किया था। पर पहले साल में इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज बहुत किए थे और करंट अफेयर्स मैंने करंट अफेयर्स भी काफ़ी फोकस किया था। दूसरे साल में मैंने करंट अफेयर्स कम किया, टेस्ट सीरीज तो बहुत ही कम कर दिया, पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो ये मेन चेंज था जो आई थिंक रिजल्ट में दिखा है। जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आपने मेंस? नहीं, मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। तो उसकी सर क्या अप्रोच थी, कि वो कहाँ गैप लग रहा था, कि आपको कंटेंट में कमी आ रही थी या फिर उस लेवल का गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, या अपने में कुछ कमी समझ में आ रही थी, क्या था वो? देखिए, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मैं वो चीज़ें समझ सकता हूँ, लेकिन एक एस्पिरेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हाँ, जो वो ना गलती। हाँ, नहीं, गाइडेंस जो है ना, वो पूरी यूपीएससी जर्नी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम गाइडेंस है जी। ठीक है, जिसके पास अच्छे गाइडेंस होंगे उसका तुरंत क्लियर होगा। हाँ। नहीं होगा, नई गाइडेंस है तो वो फंसेगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस किया। ओके। ठीक है, और मैं मतलब उसे सीखना चाहता था। दिक्कत ये है कि टेस्ट सीरीज के सवाल होते हार्ड, हमें मार्क्स चाहिए होते ज्यादा टेस्ट सीरीज में कॉन्फिडेंस के लिए। तो हम क्या करते हैं, कम अटेम्प्ट करते हैं। ओके। ताकि ज्यादा गलत ना हो। ये सेम गलती मैंने एग्जाम में कर दी। मैंने सिर्फ 66 अटेम्प्ट किए थे। एक डिलीट हो गया, 65 अटेम्प्ट बचे, 80 मार्क्स आए, 88 कट ऑफ था। तो ये कहानी थी। यानी ओके, एक्यूरेसी पे आपने कैसे काम किया? और एक चीज़ और, एक्यूरेसी से पहले मैं जानना चाहूँगा, जो आपका डेली रूटीन होता था, आप क्या पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, और उसमें जो बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, आई थिंक आपको भी हो रहा होगा। तो उसको ट्रैक कैसे करते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ? हाँ, डायरेक्शन स्टार्टिंग जब की थी, तो यूट्यूब पे जो टॉपर्स की वीडियोस है ना, वहीं से स्टार्ट किया था। अच्छा। पहली तो ये। दूसरी चीज़ ये कि
लॉन्ग टर्म का सोचेंगे हमेशा तो हमेशा एंग्जाइटी आएगी। तो शॉर्ट टर्म पे फोकस करता था मैं, 1 महीने में क्या करना है, 1 हफ्ते पे क्या करना है, 1 दिन में क्या करना है। क्या करना था, क्या कर रहे थे, हाँ, थोड़ा डिकोड करेंगे। सबसे पहला फोकस हमेशा आई थिंक हर एस्पिरेंट को मेंस पे करना चाहिए। और मेंस में मेरा मेंस में ऑप्शनल था मैथ्स, और मैथ्स सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैंने मैथ्स से शुरुआत की और मैथ्स पे बहुत फोकस किया। स्टार्टिंग के आई थिंक 6-7 महीने मैथ्स को पढ़ा, दिन के 6.5 घंटे 7 घंटे मैथ्स पढ़ लेता था। अच्छा। और वो टाइम निकल भी जाता है यार मज़े में मैथ्स में। मैथ में बहुत लोग डरते हैं, सोचते हैं कि यार, फिर आपके अंदर नहीं हो रहा था कि यार मैथ ज़्यादा टफ हो जाएगा, या फिर मेरे हिसाब से तो मैथ्स से ज़्यादा आसान भाषा कुछ है ही नहीं। ठीक है। ओके, मेंस को इंटीग्रेट जो किए थे उसमें भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके प्री और मेंस में ओवरलैप करते हैं कुछ सिलेबस, तो उस पार्ट को पहले कर लिया था प्री से पहले, या फिर प्री के बाद उनको आपने किया था, जो नहीं। प्री और मेंस के बीच का जो टाइम बचता है? जो पार्ट ओवरलैप होते हैं जैसे हाँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, हाँ। देखिए मेंस में सवाल अलग आते हैं और प्रीलिम्स में सवाल अलग आते हैं। ऐसा आप पढ़ेंगे सेम सब्जेक्ट, काम नहीं आएगा कुछ मेंस में जो प्रीलिम्स में है। हाँ। तो पॉइंट ये है कि आपका जो प्रीलिम्स है ना कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग मतलब वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। और मेंस में अंडरस्टैंडिंग बहुत डीपर होनी चाहिए, पढ़ना उसमें कम होता है, लेकिन आपको जो जो भी पूछा है ना उसको बहुत ही घुस के समझना होता है, और हर एक उसके इम्प्लीकेशन, जैसे इकोनॉमी है, हम इकोनॉमी में सिर्फ रेपो रेट शायद पढ़ लेंगे, या कुछ ऐसा एग्रीकल्चर पे हमने एक फैक्ट पढ़ लिया, वो आ गया प्रीलिम्स में हमारा काम हो गया। पर ये फैक्ट वैक्ट आपके काम नहीं आएंगे ज़्यादा मेंस में। वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, मान लो फूड प्रोसेसिंग पे आता है क्वेश्चन, तो आपको हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, और फिर जैसा सवाल आएगा उस सवाल को आपको एड्रेस करना है अपने आंसर राइटिंग के थ्रू। तो इन दोनों की तैयारी एकदम ही अलग चीज़ है, और मेंस ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके, आपके सिलेबस डिकोड की बात करें तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेबस को डिकोड करना सीखा था, या फिर लग रहा था कि इस बार आपको समझ में आया है अच्छे से सिलेबस? बहुत लोग सिलेबस डिकोड नहीं करते हैं, उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आती। कितना बेनिफिशियल और कितना मायने रखता है ये सिलेबस डिकोड? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मायने रखता है। पर मैं ये कहूँगा जिनको समझ नहीं आता वो कहीं उनको कोई प्रॉब्लम या ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हो गया उनको भी अच्छे से समझ नहीं आता। हम सब भी समझने वाले स्टेज पे ही हैं। और रही बात दूसरी ये कि क्या सिलेबस डिकोड था? जी हाँ। हाँ, तो जो दूसरी बात रही कि आई थिंक आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे या जितना ज़्यादा उसमें घुसेंगे या क्वेश्चंस को समझेंगे, तो आपको धीरे-धीरे करके समझ आने लगेगा कि आखिर क्या-क्या स्कोप है। एक मॉक टेस्ट को करते समय बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, और क्या लगता है आपको ये ज़्यादा मिस्टेक करते हैं मॉक टेस्ट को लगाते समय? मेंस में? नहीं, प्री की बात कर। प्री में? जी। मिस्टेक में मेरे हिसाब से ये होता है कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिस्टेक ये ज़्यादा सीरियस लेते हैं मॉक को, और उसमें जो कम नंबर आ रहे हैं उसमें फालतू में डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये खराब चीज़ है। आई थिंक मॉक्स को सीरियस लेना नहीं चाहिए। इस साल का मैं अपना अप्रोच बता देता हूँ। मैं मॉक्स लिखूंगा, मैं उसमें देख लूँगा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है, मैं मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं करूँगा, साइड। ठीक है, जब आपको उसमें 2 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, 2 ऑप्शन नहीं आ रहे होते हैं, हाँ। और जब ये 30-35 क्वेश्चन में ऐसा हो रहा हो, तो क्या लगता है कि उस एस्पिरेंट के कंटेंट में कमी है, या फिर वो उसका नॉलेज गैप है? क्या लगता है आपको वहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक होती है, जब आपको 2 आ रहे हो, 2 नहीं आ रहे हो, और ऐसे 40 क्वेश्चन हो आपके उस टेस्ट में? हाँ, ये मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं ना आप? जी हाँ। मॉक टेस्ट में हमेशा नॉलेज की कमी रहेगी, क्योंकि मॉक टेस्ट सारे के सारे जो है किसी फिक्स सोर्स से आते हैं। ओके। मॉक टेस्ट में एक ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है, उसका एक ऐसा सवाल नहीं है जो किसी फिक्स सोर्स से ना आया हो। या तो आपके स्टार्टिंग लक्ष्मीकांत वगैरह से आएगा, या तो उनके करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से आएगा। तो अगर आपको नहीं आते तो आपने पढ़ा नहीं अच्छे से। पर यूपीएससी इस तरह के सवाल नहीं देती। ओके। यूपीएससी में आपने कितना ही पढ़ा हो, आपको 60-70 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप कुछ भी कर लो। ये आप बहुत सही कह रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ सर जो बिगिनर्स को क्या कहना चाहेंगे कि आपको यूपीएससी में आने से पहले इन माइंड सेट में अपने इस माइंड सेट को डेवलप करना पड़ेगा? वो माइंड सेट क्या है? आप अभी तक कुछ एक्सपीरियंस हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। बताएं। सबसे पहले तो हर एक एस्पिरेंट को अपने फैमिली के साथ बैठ के बात करना होगा। भाई हम जिस सफर में जा रहे हैं, यहाँ कोई सर्टेन नहीं है। यहाँ पहले में दूसरे टर्म में निकलते लोग, और 5वें 6ठे के बाद भी नहीं निकलते। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, सपोर्ट तो चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा एक सॉल्यूशन सीकिंग माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं कि वो इंसान जो कंप्लेन करे वो फिर किस काम का। तो जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले, वो इंसान जो है वो बेहतर कर सकता है मेरे हिसाब से। तो वो तैयारी ही बेहतर करेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सीकिंग माइंडसेट। एनसीईआरटी वर्सेस स्टैंडर्ड बुक?
स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से छोड़ दिया होगा आई थिंक। हाँ, मैंने एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी में पढ़ाई था, अच्छा, बाकी सब्जेक्ट में भी मैंने एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन वो सब चीज़ें आपके स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कुछ बेनिफिट दिया? कुछ कुछ तो ओवरलैप करता नहीं है, बस मैथ्स, इस साइड को छोड़ के। मैथ्स ऑप्शनल अच्छा, मैथ वाला बस ओनली, और जीएस में तो कुछ हेल्प नहीं। हुआ? तो क्यों कहते हैं लोग कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका क्या आप इस पे क्या ओपिनियन है? देखिए, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा अब ये एग्ज़ाम देते हैं, हाँ, और इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा ये भी हैं कि एनालिटिकल अप्रोच वाले, हाँ, वो कहीं ना कहीं, एमसीक्यू सॉल्व करने हाँ वाले। बिल्कुल, एक इंजीनियर जो होते हैं, हाँ, इन सब ने पहले जेई दिया हुआ है, हाँ, इनको एग्जाम देने का, और कई लोगों को तो एग्जाम क्लियर करने का एक्सपीरियंस है, जो आपको आईआईटी या एनआईटी के में मिलेंगे, इन सब ने पहले भी एग्जाम्स क्लियर किए हैं लाइफ में, तो अभी दोबारा एग्जाम देने आ रहे हैं, ओके, यही वजह है। तो सबसे बड़ी वजह ये है। तो फाइनल स्टेटमेंट को सारी चीज़ें समराइज किया जाए तो अब लास्ट बात क्या है, ये सारी जो चीज़ें थी वो मैंने पूछा, कुछ आप कहना चाह रहे हाँ। हो जो सीखा आपने? हाँ, मैं जब तैयारी स्टार्ट की थी ना, तब लग रहा था कि किस चक्कर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 99.9% लोग हर साल हाँ, इस एग्जाम में फेल होते हैं, जी, 0.1% क्लियर करते हैं, और उसमें से भी थोड़े से आईएएस बनते हैं, जी, जो कि सबका सपना होता है, आईएएस आईपीएस थोड़े से बनते हैं बस। जी। तो जब आप इस तरह से देखो ना, तो लगता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो नहीं कर सकते अचीव, ठीक है, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे चलना स्टार्ट कीजिए तो मंजिल पे पहुंचेगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप जहाँ आप जाएँ वहाँ बेस्ट दे अपना। होप गाइस थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन छूटा हो उसे कमेंट कर दें, मैं ताकि अगले टॉपर से वो चीज़ें कवर कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में। थैंक यू सो मच।